हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ और आर नॉट इंक्लूडेड अंडर ग्रेट लेक्स। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी लेक है जो कि ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट लेक्स क्या है। ग्रेट लेक्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित 5 बड़ी झीलों का एक ग्रुप है और ये एक इम्पोर्टेंट वाटरवे और एक इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्स है। अब देखिए जो ग्रेट लेक्स हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी झील आती हैं। तो देखिए सुपीरियर लेक इसमें आती है, सुपीरियर लेक इसमें आती है, मिशिगन इसके अंतर्गत आती है, मिशिगन इसके अंतर्गत आती है, ह्यूरोन इसके अंतर्गत आती है, एरी इसके अंतर्गत आती है, एरी लेक, और ओंटारियो लेक इसके अंतर्गत आती है। तो ये 5 झीलें जो है ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है सुपीरियर, मिशिगन, एरी। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ग्रेट बैरियर जो है ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ग्रेट बैरियर। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर जो है ये एक टेम्परेरी स्पीकर होता है जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभा में कार्यों का संचालन करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर है, अगर इसकी नियुक्ति राज्य विधानसभा के मामले में हो तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और अगर विधानसभा या लोकसभा के मामले में हो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी गवर्नर नहीं दिया है, भारत के राष्ट्रपति दिया है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया है। तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच मीडियम वॉज द जूनागढ़ स्टेट मर्ज्ड इनटू इंडिया। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जूनागढ़ रियासत थी, जूनागढ़ रियासत कहाँ पर थी, तो ये गुजरात राज्य में थी। इसे जनमत संग्रह और बाद में भारतीय सेना की कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 1947 में जूनागढ़ के जो नवाब थे, इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक समझौता किया था, और ये जो समझौता था ये भारतीय सरकार को मंजूर नहीं था। भारतीय सरकार ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये जो रियासत थी इसकी अधिकांश आबादी हिंदू आबादी थी। इसीलिए इसमें फिर जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह में 91% से ज़्यादा जो आबादी थी इसने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया था, और इसी वजह से जनमत संग्रह के थ्रू जो है इसको भारत में मिलाया गया था। और बाद में इसमें जो है भारतीय सेना की कार्रवाई के माध्यम से जो है इसको भारत में मिलाया गया। पहले इसमें जनमत संग्रह करवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफरेंडम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच शेड्यूल आर द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मैंशनड। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत इनका उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची के तहत। 8वीं अनुसूची में जो है भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। लेकिन जो भारतीय मूल संविधान था, भारतीय मूल संविधान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी, तो देखिए आसामीज़ यानी कि आसामी भाषा, बेंगोली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़,
कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं किसमें थी? जो हमारा मूल संविधान था उसमें थी। इसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में ऐड किया गया। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 भाषाओं को कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जो है इसमें ऐड किया गया। इसके बाद 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैं लिख देती हूँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में भारतीय संविधान में ऐड किया गया। और एक बार फिर से 2011 में एक और संविधान संशोधन हुआ, 96वां संविधान संशोधन, जिसमें उड़िया का नाम बदलकर जो है ओडिया कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये संबंधित है किससे? हमारे देश की 22 भाषाओं से संबंधित कुछ संविधान संशोधन है, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी भाषा कब ऐड हुई, कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई, तो ये सब क्वेश्चन जो है भाषाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 343 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी होगी और अंग्रेजी एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में काम करेगी। तो याद रखिएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में, पहले ही बता चुकी हूँ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द वैदिक पीरियड द वर्क ऑफ कैचिंग क्रिमिनल्स वॉज डन बाई। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो वैदिक काल में जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र नाम का व्यक्ति। कौन? उग्र नाम का व्यक्ति जो है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकेंड ऑर्डर चीफ जैन तीर्थंकरा। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर चीफ जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे अजीतनाथ। अजीतनाथ जो है ये द्वितीय जैन तीर्थंकर हुए हैं। बात करें ऋषभदेव की, ऋषभदेव जो है ये पहले जैन तीर्थंकर थे। संभवनाथ जो है ये तीसरे नंबर के जैन तीर्थंकर हुए हैं। और अरिस्टनेमी जो है ये 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर हुए हैं। उसके बाद 23वें नंबर के जो हैं पार्श्वनाथ हुए हैं और 24वें नंबर के जो हैं वर्धमान महावीर हुए हैं। तो याद रखिएगा, दूसरे कौन है? दूसरे हैं अजीतनाथ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट वैष्णव रिलीजन फाउंड। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वैष्णव धर्म के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो मिलती है उपनिषदों से। किससे मिलती है? उपनिषदों से जो है वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज द टीचिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल गिवन। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और ये जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है? तो ये धम्म के सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें बड़ों का सम्मान करना, दासों और नौकरों के प्रति दया भाव रखना, चिंता करना, जानवरों के प्रति दया भाव रखना, आत्मनियंत्रण, हिंसा और धार्मिक सहिष्णुता जैसी भावनाओं को इसमें दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा, छठा शिलालेख जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज्जाक द प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर वॉज ए रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है ये पर्सिया का था।
कहाँ का था? फारस का था ये, और इसने देवराय द्वितीय के समय में जो है विजयनगर का दौरा किया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड अकबर कम्प्लीटली फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द हरम ग्रुप? अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त किया था 1562 में। कब किया था? 1562 में जो है अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः फ्री कर लिया था, मुक्त कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। किसके साथ? एक्सला चैपल की संधि के साथ जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1748 में किए गए थे। कब? इस संधि पर हस्ताक्षर जो है 1748 में किए गए थे, और एक्सला चैपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर वॉज फोर्ट ड्यूरिंग होज पीरियड अमंग द फॉलोइंग? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके समय में लड़ा गया था? तो देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था ये 1824 से 1826 तक चला था। कब से कब तक? 1824 से 1826 तक जो है ये युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो इनमें से ऐसा कौन सा इतिहासकार हुआ है जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो आंसर हो जाएगा टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने जो है 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसके द्वारा कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो है सबसे पहले कहा गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की संज्ञा दी थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनटू हाउ मैनी क्लासेस हैव ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड बाय आर.एच. व्हिटेकर? आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो है क्लासीफाई किया गया है। और कितने ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई किया गया है? तो 5 ग्रुप्स में। कौन कौन से? तो देखिए, मोनेरा में किया गया है, प्रोटिस्टा में किया गया है, फंजाई में किया गया है, प्लांटी में किया गया है, और एनिमल्स में किया है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एल्गी दैट ग्रोज ऑन आइस कोल्ड? बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं, एल्गी होती हैं, उनको कहा जाता है क्रायोफाइट्स। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट्स कहा जाता है। लिथोफाइट्स जो हैं उन शैवालों को कहा जाता है जो कि चट्टानों पर ग्रो करते हैं, उनको कहा जाता है लिथोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी एक कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स। और ट्रैकियोफाइट्स किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिन प्लांट ग्रुप्स में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है ट्रैकियोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं ट्रैकियोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, बर्फ़ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज एन एडल्टरेंट ऑफ मस्टर्ड सीड? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? अपमिश्रक यानी कि अडल्टरेंट। अडल्टरेंट मतलब जब किसी भी
प्योर कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें मिलावट की जाती है उसके ही जैसे सब्सटेंस के द्वारा, उसे कहा जाता है एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट की जाती है जब किसी चीज़ में। तो देखिए सरसों के बीज में पूछा है, सरसों के बीज में मिलावट जो है किसके द्वारा की जाती है, मिलावट के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो आर्जिमोन सीड्स। आर्जिमोन सीड्स जो हैं ये दिखने में बिल्कुल सरसों के बीज जैसे होते हैं और इनको सरसों के बीजों में मिलावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्जिमोन सीड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज किलोसिस डिजीज। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किलोसिस जो डिजीज़ है ये किसकी कमी के कारण होती है, तो ये विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है ये होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से जो है किलोसिस डिजीज़ हो जाती है। विटामिन B3 की अगर बात करें, विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है नियासिन, नियासिन होता है, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। पेलाग्रा डिजीज़ किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन B3 की कमी के कारण। विटामिन B5 की अगर बात करें तो इसका नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 की कमी से बॉडी में जो है कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ बहुत कॉमन है। अगर विटामिन B5 की कमी है बॉडी के अंदर तो स्किन डिजीज़ हो जाती है, स्टमक एक होता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब डिजीज़ किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन B5 की कमी के कारण होती है। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है ये होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन के जो है ये किस में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चोट लग जाती है और बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है तो वो ब्लड जो है थोड़े समय बाद अपने आप ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। वो क्यों होता है, तो देखिए फ्रेंड्स उसमें ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, इस तरीके से नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर आना बंद हो जाता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है। तो अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। तो जो अगर चोट लगी है तो बॉडी से जो ब्लड है वो बाहर लगातार बहता रहता है। तो नॉन ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन B2 की कमी से होती है किलोसिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट इज क्विनैन ऑब्टेन्ड। सिंकोना पादप के किस भाग से क्विनैन प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्विनैन है ये किस में इस्तेमाल की जाती है, तो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है क्विनैन। और क्विनैन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है, तो सिंकोना प्लांट से प्राप्त की जाती है। और सिंकोना प्लांट का जो स्टेम और बार्क होते हैं, स्टेम और बार्क से प्राप्त की जाती है क्विनैन। तो अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सीड दिया है, सीड तो गलत हो जाएगा, रूट गलत हो जाएगा, लीफ गलत हो जाएगा, तो बार्क एंड स्टेम इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे डाइजेस्टिव हार्मोन जो हैं सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, सिक्रेटिन होता है, मोटिलिन होता है, और एक और है गैस्ट्रीन। ये सब हार्मोन जो हैं किस में रिलीज़ होते हैं, किस में सिक्रेट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है, तो ये सारे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कांच का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो कांच का जो लाल रंग होता है ये कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि क्यूप्रस के सॉल्ट के कारण जो है कांच का लाल रंग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूप्रस सॉल्ट, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है। अगर कॉपर ऑक्साइड देता तो वो भी करेक्ट हो जाता है। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेज। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। तो आवर्त सारणी यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे नोबल गैसेस का ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो नोबल गैसेस कह लो, नोबल गैसेस कह लो, या फिर इनर्ट गैसेस कह लो, इनर्ट गैसेस कह लो, या फिर इनएक्टिव गैसेस कह लो।
इनएक्टिव गैसेस कह लो। ये सब क्या है, ये सब एक ही है। किस में पाई जाती हैं, तो ग्रुप 18 में जो है हमें इनर्ट गैसेस मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये क्या है, ये इनएक्टिव गैस है। इन्हें इनएक्टिव क्यों कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो कम्प्लीटली फिल होता है, इसलिए ये जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से इनको इनएक्टिव गैसेज, इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज कहा जाता है। कौन से ग्रुप में होती हैं, तो 18th ग्रुप में होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रुप 18। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वेनाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिल्वेनाइट जो है ये गोल्ड का अयस्क है। किसका, गोल्ड का अयस्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूकंपीय जो तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होती हैं वो किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ए में, एस वेव्स इन सिज्मिक वेव्स। एस वेव जो होती हैं भूकंपीय तरंगों में यानी कि सिज्मिक वेव्स में, वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव्स का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल डेविएट द मोस्ट। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई प्रिज्म ले लें और उससे जो वाइट लाइट है उसको गुजारें, तो ये जो वाइट लाइट है ये अपने अलग अलग रंगों में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। और ये जो अलग अलग रंग है इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा विबग्योर। तो इसमें सबसे नीचे वाला जो कलर होता है वो होता है वायलेट, नेक्स्ट इज इंडिगो, नेक्स्ट इज ब्लू, एंड जी फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, एंड R फॉर रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे नीचे वाला कलर है यानी कि ये वाला, ये क्या है, ये वायलेट कलर है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो विचलन है, डेविएशन है, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ऊपर वाला जो कलर होगा यानी कि जो रेड कलर है, ये इसका जो विचलन होगा ये सबसे कम होगा। तो अब देखिए ऑप्शन में दिया है वायलेट कलर। वायलेट कलर जो है ये सबसे नीचे वाला कलर होता है और इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलेट कलर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। गिरनार इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, रुद्रदामन या फिर पुलकेशिन सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।